हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। अगर आप क्लास 10th में इस बार 10वीं में एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में बोर्ड का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम संस्कृत का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो संस्कृत का जो मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और संस्कृत में कैसे हम, है ना, 100 में से जो पूछा जाता है कैसे उसको हम 95 से 90 नंबर ला सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीका बताने जा रहे हैं, है ना। कौन से क्वेश्चन को बनाएंगे, कौन से क्वेश्चन को छोड़ेंगे, उस पर हम बात करने वाले हैं आज। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद, अगर अच्छा लगे तो। और कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपसे उम्मीद करते हैं। और अगर आपको संस्कृत में नंबर अगर कैसे उठाना है उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। आप देख रहे हैं न्यू स्टडी कैंपस, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं कि संस्कृत में जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो इस बार आपके पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है ना। और कैसे उसको हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बनाना कितना रहता है? 50 ऑब्जेक्टिव बना रहता है। 50 में वो भी आपको सारा ऑब्जेक्टिव को टच नहीं करना है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको है जो आता होता रहता है और फिर भी उसको आप क्या करते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि 100 में, इसे जानते ही आप लोग कि संस्कृत है। संस्कृत जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। ये 100 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसमें ऑब्जेक्टिव कितना होता है? तो 100 ऑब्जेक्टिव होता है। जवाब कितना का देना होता है? 50 का जवाब देना होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि पहले हम ऑब्जेक्टिव को पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। OMR मतलब क्या बोलते हैं, जो बिहार बोर्ड जारी किया है फर्स्ट मॉडल सेट, उसको। और इसके बाद अगर बना कर देखिए आप लोग भी, मेरे इसका जो लिंक है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर है, डाला हुआ है। और इसके बाद टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके और वहाँ बना करके देखिएगा। और यहाँ पर आ करके क्या कीजिएगा, आंसर को मिलाइएगा। हम 100 क्वेश्चन को क्या कर दिए हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए कैसे किया। कह रहा है कि मंगलम पाठ, पहला क्वेश्चन आपका है कि मंगलम पाठ पहला ही चैप्टर है ना। मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? कौन पाठ है? मंगलम पाठ, पहला ही पाठ है आपका। तो ऐतरेय उपनिषद के बारे में पढ़े थे उस चैप्टर में? नहीं पढ़े थे। केनोपनिषद पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। केनोपनिषद भी नहीं था। तैतरीय उपनिषद था? तो ये भी नहीं था। कठोपनिषद था। तो आखिर 5 को जो है आपका 4 उपनिषद है, लेकिन मंत्र टोटल कितने हैं? 5 मंत्र है, ठीक है ना। टोटल है उसमें 4 उपनिषद, लेकिन उसमें आपको इस तीनों उपनिषद में से कोई नहीं था, है ना। अगर आप पढ़े होइएगा पहला चैप्टर, तो इस तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, उपनिषद में से नहीं पढ़े, लेकिन कठोपनिषद से पढ़े हुए थे, है ना। कठोपनिषद से पढ़े थे। तो आपका ये क्या है आंसर, यही सही है। अगर आपको छांटने आ गया कि किस में से मंत्र संकलित है, तो कठोपनिषद से मंत्र संकलित है। पहला का आंसर यही होगा आपका। इसके बाद दूसरा है यथा नद्य श्यंत माना, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? जिस प्रकार नदी जो है अपने रूप और नाम को छोड़कर कहाँ है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार क्या है, जो बड़े जो लोग होते हैं, जो है ना ऋषि मुनि होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना नाम रूप को मिल जाता है। उसी का चैप्टर है। तो किस में ये बात जो लिखा हुआ है, किस उपनिषद में लिखा हुआ है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि यस यथा नद्य श्यंत माना, यह पद्यांश जो है किस उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ये जो है आपको ईशावास्य उपनिषद में नहीं है, कठोपनिषद में नहीं है, श्वेताश्वर में, मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ। कहाँ पर लिखा हुआ है? मुंडकोपनिषद में ये लिखा हुआ है। देखिएगा, आप अगर पढ़े होइएगा तो याद होना चाहिए। पहला ही चैप्टर का ये किसमें लिखा गया है? यथा नद्य श्यंत माना, जिस प्रकार नदी जो है धीरे धीरे कहाँ है, नाम और रूप को कहाँ मिल जाता है, समुद्र में, उसी प्रकार उसी से है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? मंगलम जो पाठ पढ़े होइएगा आप लोग, तो कैसा मंत्र संकलन है? उसमें क्या गद्य के रूप में लिखा है, कि रचनात्मक के रूप में लिखा है, कि वर्णात्मक के रूप में, कि पद के रूप में है? किस रूप में लिखा हुआ है? जवाब दीजिए। अगर आप लोग अगर पढ़े हैं, जवाब दीजिए किस रूप में लिखा हुआ है। तो ये जो आप देखिएगा गद्य के रूप में नहीं है, कहानी के रूप में नहीं है, ये है कविता के रूप में, यानी पद के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्यात्मक होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? पद्यात्मक। यानी मंगलम पाठ में जो मंत्र जो लिखा है ना, 5 गो मंत्र, तो किस रूप में लिखा? पद के रूप में, यानी कविता के रूप में, पद के रूप में लिखा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पद्यात्मक।
ये बहुत ही 3 क्वेश्चन बहुत ईजी था। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? ये है आपका पाटलिपुत्रम से वैभव, है ना, पाटलिपुत्र यानी चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। तो यूनानी जो यात्री जो मेगास्थनीज था, कहाँ का यात्री था? यूनान का था। और पटना के वर्णन में क्या लिखा है? आत्मकथा लिखा है, निबंध लिखा है, कि संस्मरण लिखा है, कि लेख लिखा है? ये जो है ना, क्या लिखा है? आपको पहले ही पेज में जो है दूसरा चैप्टर का जो पाटलिपुत्र है वो जो है ना फर्स्ट पेज का है, उसी में से है जो मेगास्थनीज जो क्या लिखा है, तो संस्मरण लिखता है। क्या लिखता है? संस्मरण का वर्णन किया। मतलब मेगास्थनीज पटना के वर्णन में क्या लिखा है, तो संस्मरण लिखा है। आप पढ़िएगा, पहला ही पेज में लिखा हुआ है, लास्ट जो है ना बीच वाला जो ऊपर का लाइन है तो उसमें लिखा हुआ है। तो क्या है? संस्मरण का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 5वां, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया था? कौमुदी महोत्सव, है ना, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव, है ना। और काल पूछेगा तो शरद ऋतु के समय, ठीक है ना, शरद ऋतु के समय पूछेगा। लेकिन ऋतु आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किसके समय में, किसके समय में, कौन राजा के समय? गुप्त मुगल काल के, गुप्त काल में, मौर्य काल में, कि आंगल काल? आंगल काल बोलते हैं अंग्रेज, क्या बोलते हैं? अंग्रेज बोलते हैं, ठीक है ना, अंग्रेज के समय। अब जवाब दीजिए कि पटना में कौमुदी महोत्सव जो है किसके समय में, ठीक है ना, किसके समय में मनाया जाता था? तो क्या होगा? तो गुप्त काल वंश में। किस वंश में मनाया था? गुप्त काल। आप लोग पढ़े होइएगा तो क्या होगा इसका आंसर? गुप्त काल वंश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या है? सिख के 10वें गुरु है। सिखों के क्या है ये? सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु, अंतिम एवं 10वें गुरु है। 10वें गुरु है ये। कौन? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है ना। कौन है? अंतिम एवं 10वें गुरु। तो वही कह रहा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपने ही बिहार में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हरियाणा तो होगा नहीं, आपका आंसर डायरेक्ट मारिए ना, पटना। कहाँ हुआ था इनका जन्म? पटना में हुआ था। और इसके मतलब अंतिम 10वें गुरु के बाद इनका कोई सिख धर्म का कोई गुरु नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? पटना। बहुत ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये भी बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना किया है? बताइए, पढ़े हैं तो बताइए। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना किया है? दामोदर गुप्त ने मुद्राक्षर, कुटनीमत, मृच्छकटिकम, काव्य मीमांसा। बताइए दामोदर गुप्त जो है किस किस काव्य ग्रंथ की रचना किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका होगा कुटनीमत। क्या होगा? क्या होगा? कुटनीमत होगा। मुद्रा दामोदर गुप्त जो है किस काव्य ग्रंथ की रचना किया है? तो कुटनीमत का किया है, ठीक है ना। और राजशेखर जो करता है काव्य मीमांसा का करता है। क्या होता है? राजशेखर किसका करता है? राजशेखर करता है काव्य मीमांसा का, है ना। और विशाख दत्त करता है मुद्रा राक्षस का। विशाख दत्त कौन करता है? मुद्रा राक्षस का। विशाख दत्त कौन करता है? मुद्रा राक्षस का। तो आपसे पूछ रहा है दामोदर गुप्त के बारे में, तो क्या होगा इसका आंसर? कुटनीमत होगा, ठीक है ना। अगला है शोभ नियम। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। नियम, यम है, अनियम। शोभ नियम का प्राकृति प्रत्यय निम्न से कौन सा है? प्रत्यय अगर पढ़े होइएगा तो प्रत्यय में है ना, ये आपका है कृत प्रत्यय। कौन है? कृत प्रत्यय का एक अनियर प्रत्यय है। शुभ जोड़ अनियर, ये भी शुभ है। शोभ नियम, अनियम नियम है। यम देखना, प्रत्यय भी हम है ना, अगर कहिएगा संस्कृत में प्रत्यय तो प्रत्यय भी पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन देखिए आप पढ़े होइएगा आप लोग, शुभ जोड़ अनियर। यहाँ पर शुभ हलंत नहीं है तो ये गलती हो जाएगा। शुभा लिखल है, ये भी गलती हो जाएगा। शुभ जोड़ सानच, सानच नहीं होता है, इसमें अनियर प्रत्यय, निय, अनिय, अनियर, अनियर, अनिय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुभ नियम का शुभ जोड़ अनियर प्रत्यय है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सौंदर्यम। यम लिखल है। क्या लिखल है? यम। यम किस में आता है? नियत प्रत्यय में शायद आता है। देखिए सौंदर्यम जो है पद में कौन सा प्रत्यय है? सौंदर्य में कौन सा प्रत्यय है? तो सौंदर्य में आपका स्यों प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है आपका? सौंदर्य में स्यों प्रत्यय। सौंदर्यम कौन प्रत्यय है इसमें? सौंदर्य में य प्रत्यय है, राइट। अगला क्वेश्चन है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय का पहचान क्या है? तो किस पद में ल्यूट प्रत्यय है?
एक है दातुम, दत्तम, दानम, दातव्यम। तो किस पद में लीट प्रत्यय है? तो ये जो होगा आपका दानम। इसका पहचान है अम रहता है लास्ट में, नम, दानम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूट। नाम है ल्यूट। प्रत्यय एक ऐसा है, हिंदी का प्रत्यय इजी है, लेकिन आपको संस्कृत का प्रत्यय रहता कुछ और है, लिखाता कुछ और है। तो थोड़ा सा प्रत्यय को जो है ना, थोड़ा सा आपका संस्कृत का हार्ड प्रत्यय होता है, लेकिन पढ़िएगा तो वो भी इजी है, लेकिन पढ़िएगा तब। ऐसे अगर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारा प्रत्यय है ना, प्रत्यय में बहुत सारा, नाम कुछ और है, लिखाता कुछ और है। देखिए यहाँ पर किस में ल्यूट है, ल्यूट में कौन है? दानम में लगा ल्यूट प्रत्यय है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला 11, पाठ में कौन सा प्रत्यय है? पाठ में कौन सा प्रत्यय है? पाठ में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठ में नियत, घय, तल और यत। पाठ में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठ में घय प्रत्यय है। ये भी आपका कौन प्रत्यय है? इसमें आपको कृत तद्धित प्रत्यय में से लिया गया है, घय प्रत्यय। मौलिक का प्रकृति प्रत्यय, मौलिक का प्रकृति प्रत्यय में से कौन सा है? ये भी प्रत्यय से ही क्वेश्चन बना है। देखिए प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृत व्याकरण में। तो मौलिक में मूल जोड़ अन है, मूल जोड़ घ है, मूल जोड़ तल है, मूल जोड़ ठक है। तो मौलिक इक प्रत्यय, तो मूल जोड़ ठक होना चाहिए। क्या है? मूल जोड़ ठक। क्या होगा? मूल जोड़ ठक होना चाहिए, मूल जोड़ अन, मौलिक। इतिहास जोड़ इक नहीं, अन प्रत्यय, मूल जोड़ अन, मौलिक होगा, मूल जोड़ अन। मौलिक में क्या है? मूल जोड़ अन प्रत्यय। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मूल जोड़ अन में मौलिक लगल है। ठक लगता है आपको तद्धित में। किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो ये सिंपल है, कत्वा पहचानने का आपको त्वा लगल आता है। किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो जित्वा में क्या है? कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये कुछ प्रत्यय बहुत ही सिंपल है देखने से। तो कत्वा में क्या है? जित्वा लगल है। अस्मर्तव्यम, तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तव्यम, नाम क्या है? तव्यम। तव्यम में पहचानने का क्या पहचान है? तव्यम में कौन सा प्रत्यय? एक तव्यत है, अनियर है, यत है, तव्य है। तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यम में आपको यहाँ ध्यान देखना है, तव्यत आता है। क्या आता है? तव्यत। ये भी सिंपल है। तव्यम में क्या है? तव्यर। अनियर में अनिय आता है। ऐसा नहीं कि तव्य नहीं होगा, तव्य नहीं होगा, तव्यत होगा। क्या होगा? तव्यत में क्या आता है? तव्यम आता है। अगला देखिएगा, दानशील वीरेश्वर, वो था आपका व्याकरण से। अब देखिए फिर आपके बुक से आ गया, ठीक है ना। दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो दानशील जो वीरेश्वर था ये मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का था? मिथिला का मंत्री था। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार जो है आपके विद्यापति है। कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। पढ़े होइएगा आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको हार्ड मिलेगा तो कुछ सिंपल मिलेगा। तो कोशिश करना है आपको सिंपल जितना आपको बन जाए, ठीक है ना। बुक का बहुत सिंपल रहता है, लेकिन व्याकरण थोड़ा सा आपको क्या टफ है, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ व्याकरण आपसे बनना चाहिए। आइए आगे देखते हैं 17 नंबर के। तर्कयते यदास्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, किसकी उक्ति है? मतलब कि तर्कयते, तर्क में तर्क देता है, यदास्मिन गृहे अग्नि लग्नो, मतलब घर में लगता है कि क्या है? आग लग गया है, लग रहा है घर में आग लगी थी। बात कौन बोला था? इसमें 4 गो आलसी रहता है। क्या रहता है? 4 गो आलसी। पहला आलसी बोलता है कि, पहला जो आलसी होता है वो क्या कहता है कि बाहर क्या चीज का हल्ला हो रहा है, बाहर क्या चीज का हल्ला हो रहा है, घर में तो आग लगा रहता है, कहानी पढ़े होइएगा। दूसरा बोलता है कि लगता है घर में आग लग गया है। क्या है? घर में क्या लग गया है? आग लग गया है, लग रहा है, हल्ला हो रहा है ना, उससे मालूम चल रहा है। तीसरा बोलता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमको, मतलब मुझ पर क्या करे, पानी और कोई कंबल डाल दे। तीसरा क्या बोलता है? पानी डाल दे या कंबल डाल दे। चौथा बोलता है कि तुम लोग काहेला हल्ला कर रहा है ना, चुपचाप सुतो ना। चौथा बोलता है कि चुपचाप क्या करो तुम लोग, सो, हल्ला नहीं करो, ठीक है ना, यही बोलता है। तो आपसे पढ़ा है कि यादमिशन गृह अगली नष्ट, मतलब लग रहा है घर में क्या आग लगा था। कौन बोला? तो दूसरा बोला। कौन बोला? तो द्वितीय आलसी की है। कौन है? किसकी उक्ति है? द्वितीय आलसी की उक्ति है, ठीक है ना। अगला है
निरीहो निर्गतियों में सबसे अधिक निरीह किसे माना गया है? तो सबसे अधिक निरीह किसे माना गया है? निर्गतियों में, निर्गति में सबसे निरीह किसे माना गया है? तो सबसे अधिक किसे माना गया है? तो आलसियों को माना गया है। किसे माना गया है? यानी सबसे खत्म इंसान किसको माना गया है? तो आलसियों को माना गया। याद रखिए, निर्गतियों में सबसे अधिक निरीह किसे माना था? आलसियों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अगला, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता छामाराव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र, है ना, वनमाला भावालकर। वनमाला भावालकर कौन है? आधुनिक काल में कौन है? तो आधुनिक काल में अगर संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता छामाराव है। कौन है? पंडिता छामाराव। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों, आपका कवित्री के नाम पूछ रहा है, कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो कितनी कवित्रियों के पद जो मिलते हैं आपको, ये जो है लगभग 40 कवित्रियों के क्या है? पद मिलते हैं। कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्पा जो थी आपको विजयांका थी। कौन थी? विजयांका। ये बुक का क्वेश्चन है। कौन थी? प्रथम कल्पा विजयांका थी। ठीक है ना। समाज की गाड़ी, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की जो गाड़ी होता है वो कैसे चलती है? नारी से नहीं, पुरुषों से नहीं, बच्चों से नहीं, पुरुष और नारी दोनों से चलता है। कोई भी समाज जो कैसे चलता है? पुरुष और नारी दोनों से चलता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बुक का क्वेश्चन सिंपल आता है। ठीक है ना। 23, अप करोति, फिर से व्याकरण आ गया। देखिए व्याकरण, अप करोति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है। क्या लगता है? किसी शब्द के पहले लगता है। तो उप, अप लिखल है। क्या लिखल है? अप। तो अप किस में है? ये अ है, अपा है, अनु है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? अप। अगला, उत, उत उपसर्ग से किस पद में है? उत, तो नाम है उत, लेकिन इसका काम है, उन का काम है, तो उन्नयनम होगा। उत जोर नयनम। उत से क्या होता है? उत जोर नयनम, नयनम, तो उन्नयनम होता है। उपेत्य होगा नहीं, उपनयन होगा नहीं, उपसर्ग होगा नहीं, क्योंकि उत है, तो उत से क्या होता है? उन्नयनम होता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला, निर्गत में कौन सी संधि है? निर्गत, तो निर्गत के अगर बनाइएगा तो निह जोर गत होगा। क्या होगा? निर्गत, है ना। ये विसर्ग संधि है। ये विसर्ग जो है ना र में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? निह जोर गत, निर्गत। ये विसर्ग संधि है। कौन संधि है? ये विसर्ग संधि है, निह जोर गत। अगला, निर्गत क्या है? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो गुण संधि जो है आपको क्या है? अदेंग गुणंग वृद्धि रोचि इक्योनिवचि अका सवर्णा दीर्घत। इसको भी आपके लिए हार्ड है। इसका आंसर है अदेंग गुना होगा। क्या होगा इसका आंसर? अदेंग गुना। गुण संधि का सूत्र क्या है? अदेंग गुना होगा। क्या होगा? अदेंग गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? व्यंजन के पूछ रहा है, तो इसको बना के देखते हैं। तथा जोर एव होता है। तथा जोर एव है ना। यहाँ पर आ लिखल है। क्या लिखल है? और आ के साथ ए है। ठीक है ना। नयनम, ने जोर अनम, ने जोर अनम, अनम, नैनम, तो यहाँ पर भी ए है और अ है। यहाँ पर भी स्वर है। उल्लेख, उल्लेख के बनाएंगे उत जोर लेख है। क्या है? उल्लेख है। तो यहाँ पर त हलंत है, यहाँ पर क्या है? अ नहीं है। यहाँ पर सरोवर का सरह जोर वर है, सरोवर। आपसे पूछ रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन है?
तो व्यंजन पूछ रहा है, तो ये दोनों आपका क्या है, स्वर संधि। ये दोनों क्या है, क्योंकि दोनों में स्वर लगा हुआ है। उल्लेख यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर विसर्ग है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर उल्लेख आंसर होगा। कौन होगा आंसर, उल्लेख। अगला, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो वैमन से नहीं, शत्रु से नहीं रहते हैं, कष्ट भाव से नहीं, एकत्व भाव से रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा देखकर कौन लोग खुश होते हैं, तो यहाँ देवता लोग भी क्या है, खुश होते हैं। ये भी बुक का क्वेश्चन है। भारत की शोभा देखकर कौन लोग खुश होते हैं, तो देवता लोग खुश होते हैं। भारत जो है किसके द्वारा सेवित है, भारत जो है किसके द्वारा सेवित है, किसके द्वारा, पर्वतों से सेवित है, बिल्कुल सही, नदियों से भी है ना, सागरों से भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी से क्या है, भारत मतलब सुंदर है, सेवित है, सब इसका सेवित, पर्वत भी करता है, नदियां भी करती है, सागर भी करता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 के बाद 31, चूरा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो चूरा कर्म जो होता है ना, चूरा जो कर्म होता है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो चूरा कर्म शैशव बचपन में होता है। किस में होता है, चूरा कर्म किस में होता है, बचपन में होता है, ठीक है ना, शैशव इसको बोलते हैं। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति की जाति है, संप्रदाय है, अद्वितीय विशेषता पूछ रहा है, ठीक है ना, धर्म है कि संस्कार है। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता आपका संस्कार को माना जाता है। राइट आंसर क्या मान लीजिएगा, संस्कार। क्या होगा, भारतीय संस्कृति की संस्कार हो जाएगा विशेषता, अद्वितीय विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 के बाद 33, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करता है, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। पहले के समय की बात हो रहा है ना, तो किसका है, रीति नियम का, विधि नियम का, शिक्षा नियम का, संयम। तो संयम व्रत के क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। पहले के जो बच्चे थे गुरु के घर में संयम व्रत करके ही क्या करते थे, संयम नियम का पालन करके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर। निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर नीरी लिखल है, क्या लिखल है, तो नीरी डायरेक्ट नहीं होगा आपका, निस भी नहीं होगा, नीर डायरेक्ट नहीं होगा, हलंत वाला होगा, निस गलत है, आपका नीरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या मानेंगे हम, निरीक्षण, नीर उपसर्ग है, पहले लगल है, ठीक है ना, तो नीर होगा, निस निस तो होगा नहीं, नीर में हलंत नहीं है, निरीक्षण मतलब 34 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 का आंसर, ए। अगला क्वेश्चन, अगला है 35, वी उपसर्ग किस पद में नहीं है, वी जो उपसर्ग है कौन से पद में नहीं है, तो वी जो उपसर्ग है, वी क्या उपसर्ग है, किस पद में नहीं है, तो विकास इसमें भी है, विनय इसमें भी है, वी इसमें, वी जोर है ना, व्यवहार और वी वेद, तो इसमें आपका नहीं है, इसमें जो है वी जोर हार होगा, व्यवहार। तो इसमें आप देखिएगा ये तो दोनों आपको मिल रहा है, ये सिंपल है, लेकिन वेद में जो है ना, वेद में जो है वी उपसर्ग नहीं है, लेकिन व्यव में उपसर्ग है। इस व्यव में क्या है, कैसे है, तो वी जोर, और व्यवहार को बनाएंगे वी जोर, है ना, वी व्यवहार, व्यवहार व्यवहार इसका बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें वेद में इसका राइट आंसर आपका यही होगा, क्या है, उपसर्ग किस पद में नहीं है, तो वेद में उपसर्ग आपका वी उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। 35, अगला है उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा है, उच्चारण का संधि विच्छेद कौन है, तो यहाँ लिखल है उच्च, लेकिन काम है उत का, है ना, तो उच्चारण का होता है उत जोर चारणम, चारणम। तो यहाँ पर उत उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग किसमें, हलंत वाला, उच्च है नहीं होगा, डायरेक्ट उच्च है नहीं होगा, उत जोर चारणम आपका ऑप्शन बी में है, किसमें है, ऑप्शन बी में। यहाँ पर हलंत नहीं है, देखिए है दोनों सेम टू सेम, ए बी भी दोनों है, उसमें हलंत है, इसमें हलंत नहीं है, तो आपको हलंत होना आधा। तब यहाँ पर ये त रखल, इसका मतलब है कि स्वर है, लेकिन हमको तो क्या है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो उत जोर आधा त होगा, क्या होगा, आधा त, तो उत जोर 4 नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 के बाद 37, परोपकार में किन वर्णों की संधि हुई है, परोपकार, परह जोर उपकार, परह जोर उपकार, परह जोर उपकार,
उपकार, परह तो नहीं होगा, परह नहीं होगा, पर जोर पर जोर उपकार, परोपकार है तो अ जोर उ क्या होगा, अ जोर उ क्या बना, ओ बना, क्या बना, ओ बना। तो अ जोर उ किस में है, ए में है, अ जोर उ किस में है, ए में है। तो यहाँ पर ओ, इज अ और ओ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है, क्या बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। अ जोर ओ होगा नहीं, अ जोर उ होगा नहीं, है ना, क्या हो जाएगा, परोपकार, अ जोर उ, ओ बनता है। तो इसका संधि कैसे करेंगे, पर जोर उपकार। तो र मतलब क्या, अ, उ का उ हो गया, तो अ और उ के मिलके क्या बना, ओ बनता है, क्या बनता है, अ और उ मिलकर ओ बनता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पुरस्कार है ना। पद का संधि में से कौन सा होगा, तो पुरस्कार। तो पुरह जोर कार होगा, क्या होगा, पुरह जोर कार होगा, पुरस्कार। पुरह जोर क्या होगा, कार। तो पुरह जोर कार किस में है, पुरस तो होगा नहीं, डायरेक्ट आंसर। पूरा जोर कार होगा नहीं, पूर्व जोर कार होगा नहीं, क्या होगा, पुरह जोर कार। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 38 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा जोर कार, पुरस्कार होगा। ये कौन संधि है, ये विसर्ग संधि है। कौन संधि है, पूरा जोर कार मतलब विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। दात्रा का मूल शब्द क्या है, तो दात्रा का मूल शब्द दात्री है, क्या है, दात्री का बनता है क्या चीज, दात्रा बनता है ना। दात्रा होगा नहीं, दाता होगा नहीं, दातर होगा नहीं। दात्रा किससे बना हुआ, दात्री शब्द से क्या बना है, दात्रा बना है, राइट। अगला भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो आपको लकार विभक्ति सब क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो भानु का होता है आपको भानव होता है, क्या होता है, भानु, भानव, भानव। तो सप्तमी का कह रहा है, तो भानव आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। भानु शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या होगा, भानु। आपको इसके लिए क्या है, पूरा कारक का विभक्ति याद करना पड़ेगा, उसके बाद लकार याद करना पड़ेगा, तब आपसे ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आवे तो अगर प्रॉब्लम हो रहा तो इसको क्या कीजिएगा, आप इसको स्किप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेना, आप कोशिश कीजिएगा अधिकतर से अधिकतर क्या करें, बुक से बनावे, क्योंकि बुक का क्या होता है, क्वेश्चन ईजी होता है। यही सब के लिए आपको याद करना पड़ेगा। देख सकते हैं अभी कैसे क्या करना है आप, ठीक है ना। तो भानु का क्या होगा, सप्तमी विभक्ति भानु हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तय पद का मूल रूप क्या होगा, तय पद। तो तय किसके बनता है, स तौ ते। तय जो बना है पद का मूल रूप क्या है, तय जो है आपको ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तय जो है किससे बना हुआ है, तो तय जो है तदम, तद शब्द से बना है। तय किससे बना है, तय शब्द से, ठीक है ना। अपठट किस लकार का रूप है, अ है, शुरू में क्या लग गया, अ। तो अपठट किस में लगता है, तो अपठट आपको जो लगता है इसमें ये लंग लकार चाहिए के अर्थ में क्या है, अपठट लगता है, जिसमें लंग लकार चाहिए, है ना। एक होता है लट लकार वर्तमान काल, क्या होता है, लट लकार का मतलब वर्तमान काल। एक होता है लिट लकार, एक होता है लंग लकार चाहिए के अर्थ में, ठीक है ना। अगला देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका, लंग लकार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है 43। दृश्य, दृश्य का मतलब होता है दृक्ष होता है। दृश्य मतलब क्या होता है, दृश्य आपका धातु का रूप लिट लकार में उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, तो उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो दृश्य धातु का रूप जो है लिट लकार में, तो क्या होगा, द्रक्ष्यति होगा नहीं, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यन्ति। तो उत्तम पुरुष के एक वचन के, तो द्रक्ष्यामि, पठामि, पठावा, पठामि, पठामी, पठावा, पठामा। तो दृश्य धातु का जो कह रहा है आपका ये द्रक्ष्यामि होगा, क्या होगा, द्रक्ष्यामि। दृश्य धातु का रूप लिट लकार के उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या होगा, तो द्रक्ष्यामि होना चाहिए, ठीक है ना। अगला भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं क्या चीज, तो भविष्यत काल के हम प्रयोग करते हैं आपको लिट लकार प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं,
भविष्यत काल का क्या करते हैं, लिरिट लकार, है ना। लिरिट लकार को क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है ना। लिरिट लकार को क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 44 का 45, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोका ये आपका बुक का आ गया। तो नीति श्लोका जो पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये जो है आपको विदुर नीति से है। किससे है, नीति शतक से नहीं है, शुक्ल नीति से नहीं है, चाणक्य से, विदुर नीति से है। नीति श्लोका क्या है, विदुर नीति से है ना। किससे है, विदुर नीति से है। अगला, विनय जो है किसका नाश करता है। तो आपके अंदर विनय आएगा ना, तो विनय किसका नाश करता है, तो अकीर्ति का नाश करता है। क्या करता है, अकीर्ति का, धर्म का, आचरण का नहीं, कीर्ति का नहीं। विनय जो है किसका नाश करता है, आपके अंदर बुराई किसका, तो अकीर्ति का क्या करता है, आपके अंदर से खत्म करता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 46 के बाद 47, अपने और पराये की गणना कौन लोग करता है। तो अपने और पराये की गणना जिसका दिल छोटा होता है वही लोग क्या करता है, अपने और पराये की गणना करता है। संकुचित हृदय वाला होगा। क्या होगा आंसर, संकुचित हृदय वाला आंसर होगा, राइट। अगला है कि आतपः का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। आतपः का मतलब होता है आपको धूप, आग, शीत, पृथ्वी। तो आतपः का मतलब होता है आपका धूप होता है। क्या होता है, आतपः का मतलब क्या होता है, धूप होता है, राइट। याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 49, राम प्रवेश बुक है, बुक का क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्वेश्चन। राम प्रवेश, राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया। कहता है कि छात्र अध्ययन ही क्या आपका तप है। ये बात कौन बोला इनको, साथी बोला, माता बोला, पिता बोला, गुरु, गुरु बोलते हैं कि आपका क्या हुआ रे, कि छात्रा नाम अध्ययनम तपम, छात्र जो नाम है ना, छात्र जो जीवन है कैसा है, तप का है, तप है। अध्ययन क्या है, तप है। तो आंसर क्या होगा, गुरु बोलते हैं। क्या होगा इसका आंसर, गुरु, राइट। अगला, कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। कौन सी का शिक्षा मिलता है हमको, कर्म करने की, आलसी बनने की, भाषण देने की, या कर्म करने की। तो कर्मवीर कथा से हमको कर्म करने की क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। टोटल हो गया 50 क्वेश्चन आपका। 50 क्वेश्चन में अगर आप ईमानदारी से अगर पढ़े होइएगा तो 30 क्वेश्चन आप जरूर बना चुके होइएगा, ठीक है ना। हो सकता है 20 क्वेश्चन, मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा तो आपको और मेहनत करने की क्या है, ज़रूरत है। अगर नहीं बन पा रहा है तो, है ना, 50 क्वेश्चन में। अब देखते हैं और 50 क्वेश्चन उसमें और देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, किस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। तो ये हिंदी वाला भी अगर पढ़ सकते हैं। किस समास में क्या दोनों पद प्रधान किस में होता है, तो द्वंद्व समास में। क्या होता है, द्वंद्व समास में होता है। भाई बहन, माता पिता, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, है ना, पाप पुण्य। तो किसमें है, तो दोनों पदों का प्रधान किसमें होता है, द्वंद्व समास में होता है, राइट। अगला क्वेश्चन, नए समास, नए समास का उदाहरण इनमें से कौन है। तो नए का मतलब क्या होता है, आपको संस्कृत में आता है नहीं होता, जिसमें नहीं लगल रहता है। आपको अर्थ से ही मालूम चल जाता है कि नहीं लगल है, नहीं लिखा रहेगा नहीं, लेकिन आपको अब मालूम चल जाएगा शब्द से। तो सुपुत्र, अच्छा पुत्र को बोलते हैं, बहुपुत्र, बहुत सारे पुत्र को, कुपुत्र मतलब जो बुरा पुत्र होता है, अपुत्र, यहीं पर लिखा है अपुत्र मतलब पुत्र नहीं है, यहीं पर नए समास है, ठीक है ना, अपुत्र, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 के बाद 53, यशोधनम में कौन सा समास है। यशोधनम, यशोधनम, है ना, में कौन सा समास है। तो यशोधनम में कौन समास है, तो यशोधनम में आपको, है ना, कर्मधारय समास है। यश है जो धन, यश है जो धन, तो कर्मधारय समास होगा। द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि संख्या नहीं है। बहुब्रीहि के अवयव तो है नहीं। अगला है कि बहुब्रीहि, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, कर्मधारय होगा। कृष्णस्य समीपम, हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा नहीं पढ़े होइएगा तो डाउट लग सकता है, लेकिन देखिए कृष्णस्य समीपम का समस्त पद इनमें से कौन सा होगा। कृष्णस्य, तो उपकृष्णम, अनुकृष्णम, यथा कृष्णम, सकृष्णम। तो कृष्णस्य, कृष्ण के समीप, कृष्ण के समीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपकृष्णम। याद कर लीजिए, उपकृष्णम होगा। कृष्ण समीपम का समस्त पद क्या होगा, उपकृष्णम। अगला, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्ता कारक में क्या होता है, कर्ता कारक की अगर कौन सी विभक्ति, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो कर्ता कारक में आपका कर्ता ने, तो प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है,
कर्ता, अब पर होइएगा कर्ता, कर्म, ठीक है ना, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये आपको 8 गो है ना, तो आपको इसको बोलते हैं प्रथमा, है ना, द्वितीया, तृतीया संस्कृत में, ठीक है ना, संप्रदान के चतुर्थी, चतुर्थी, अपादान के पंचमी, संबंध का षष्ठी, अधिकरण के सप्तमी, अष्टमी नहीं होता है, इसमें लिखते हैं संबोधन को प्रथमा के जैसे चलता है। क्या चलता है? प्रथमा के जैसे है। तो कर्ता ने होता है, ठीक है ना, तो कर्ता कौन सी विभक्ति होता है? प्रथमा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 का? कर्ता का प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्पात, बलकात, है ना, ये आपको षष्ठी का है। सर्पात, सर्पात पूछ रहा है, विभेति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो सर्पात, बालक का जिसको याद होगा उसको सर्पात भी याद होगा। बलकात किसमें आता है? तो सर्पात, बलकात। तो सर्पात जो है आपको बलकात में 56 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको, है ना, पंचमी विभक्ति में लगता है। किसमें लगता है? पंचमी विभक्ति में, ठीक है ना। तो सर्पात किसमें आएगा? पंचमी विभक्ति में आता है। अंतरा के योग से कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा। तो अंतरा के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरा के योग से आपको द्वितीय विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। याद कर लीजिए, अंतरा के योग से कौन, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, पिता पुत्रेण सह ग्राम गच्छति, यानी पिता पुत्र के साथ, पिता पुत्रेण सह ग्राम गच्छति, पिता जो पुत्र के साथ ग्राम जाता है। वाक्य में पुत्रेण, बालकेन पद में किस सूत्र में तृतीया लगल है? तो तृतीया है, तो किसमें है? पुत्रेण, सह मतलब साथ होता है, तो सहार्थे तृतीया है। करने तृतीया नहीं होगा, विनांगे विकार नहीं होगा, अपवर्गे तृतीया नहीं है, तो सहार्थे तृतीया होगा, साथ में, है ना। क्या होगा? साथ में आंसर होगा इसका। तृतीया विभक्ति हुई है। पुत्रेण करा कि पिता पुत्रेण सह ग्राम, वाक्य पुत्रेण में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो सहार्थे तृतीया, साथ में जाता है। करण ने साथ, पिता के साथ, है ना। तृतीया का क्या होता है? साथे में ना होता है, से। अगला क्वेश्चन, स्वामी, स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद, अगला 59 नंबर, स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में किया है? तो वेद भाष्य यानी वेद भाषा का रचना जो किया है संस्कृत में किया और हिंदी में किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा आपको, है ना। किससे? तो स्वामी दयानंद वाला से चैप्टर से लिया गया है। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ है? तो उनके अनुयायियों ने करते हैं, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए 1883 में करते हैं। कब करते हैं? 1883 में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 61, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचना कौन सी है? तो कौन है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचना कौन सी है? तो शंकर चरितम नहीं है, सत्याग्रहिता है। सत्याग्रह गीता है। ये जो है कौन है लिखा हुआ है? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, हाँ, सत्याग्रह गीता है, पंडिता छामाराव ने लिखा है। और यही है शंकर चरितम का भी रचना किया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्याग्रहिता। किनके से प्रभावित होकर रचना किया है? तो गांधी दर्शन से। कौन? तो इसको रचना करने वाली है पंडिता छामाराव, पंडिता छामाराव, ठीक है ना, छामाराव ने, है ना। और यही पंडिता छामाराव ने शंकर चरितम का भी क्या किया है? रचना की है अपने पापा के, है ना, जीवन पर। अगला है विशालाक्षी, किसे कहा गया है? किसके लिए पूछा था? विशालाक्षी जो है राम जी कहते हैं, सीता जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीता जी को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है राम मंदाकिनी नदी की, मंदाकिनी वर्णन चैप्टर से लिया गया है। राम जो है मंदाकिनी नदी, राम जो है मंदाकिनी नदी का शोभा किसको दिखाते हैं? तो सीता जी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? सीता जी को दिखाते हैं। कहाँ पर? चित्रकूट पर्वत पर। मंदाकिनी, अगला क्वेश्चन, अगला है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी जो नदी है किस नदी के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो है
मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंभ करोति, कुंभकारा, कुंभ करोति, कुंभम करोति, कुंभम करोति, कुंभकारा रिधान में उचित अवयव से भरे। अवयव से भरना है तो अवयव में क्या भरेगा? स्व, कुंभ करोति स्व सह अपि इति। कुंभ करोति का क्या हो जाएगा? तो कुंभ करोति का हो जाएगा आपको इति हो जाएगा, इति, इति। यहाँ पर क्या भराएगा? इति। याद कर लीजिए, याद है ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए अगर हार्ड होगा छोड़ सकते हैं, ऐसे आपको 50 ही बनाना है। कारिका का प्रकृति प्रत्यय में से कौन सा है? ये भी आप नहीं पढ़े होइएगा। तो कारिका का प्रकृति प्रत्यय में से कौन है? तो कारिका ये स्त्रीलिंग है, तो कारक में टाप लगल है। टाप में जब ये कोई चीज लगता है ना तो कारिका हो। जैसे बालक में अगर टाप लग गया, बालक में है ना, अगर टाप प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बालिका, है ना। लड़का में, लड़का में नहीं, बालिका, इसमें आ लगता है लास्ट में, है ना, कारिका। तो आंसर क्या होगा? कारक में टाप प्रत्यय, आंसर सी हो जाएगा। नेतुम, नेतु में कौन सा प्रत्यय है? नेतु में प्रत्यय पूछ रहा है, कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। नेतु में कौन प्रत्यय है? आपका तुमुन प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? नेतु में तुमुन प्रत्यय है। तुमुन, नेतु में तुमुन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन 67 के बाद 68। वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो वासुदेव, वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तद्धित प्रत्यय है आपको वासुदेव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो आपको 68 का डी आंसर, अन प्रत्यय है। क्या होगा? वासुदेव में एब लगता है ना, इसका पहचान है। अन में क्या होता है? ए लगा लाता है। तो वासुदेव में अन प्रत्यय है। ये भी आप प्रत्यय आपको हार्ड लगता होगा। रागी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो रागी में आपको डीन प्रत्यय है। क्या है? रागी में आपको डीन प्रत्यय है। रागी, ज्ञ, रागी में कौन प्रत्यय है? डीन प्रत्यय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। त्व प्रत्यय से बना पद में से कौन है? त्व से क्या बना है? त्व से मानवता बना है? नहीं बना है। परुषेयम बना है? मानवीयम बना है। तो त्व प्रत्यय से आपको क्या बना है? पुरुषोत्तम बना है। क्या बना है? पुरुषोत्तम। त्व का पहचान क्या होता है? या तो त्व लगा लाता है या तो त्वम लगा लाता है। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम। 70 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 71। निपुण का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? निपुणा होता है। निपुण का क्या होता है? आपका निपुणा होता है। निपुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? निपुणा होता है, निपुणी नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? निपुणा। निपुण का क्या होगा? स्त्री प्रत्यय निपुणा होगा। भूति पद का प्रकृति प्रत्यय कौन है? प्रत्यय बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रत्यय कोशिश कीजिएगा देख लेने का। ठीक है, देख लीजिएगा। तो भूति पद का प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो भूति, भू जोड़ ती, डायरेक्ट भू जोड़ ती दिया है। भू जोड़ डिस, ती प्रत्यय तो होगा नहीं। आपको भू जोड़ सत्री, भू जोड़ कतिन, भू जोड़ सत्री भी नहीं होगा। भू जोड़ डिस पद का प्रकृति प्रत्यय भू जोड़ कतिन प्रत्यय है ना, भूति हो जाएगा। कतिन में क्या होता है? भूतिन प्रत्यय। क्या होगा? भूतिन प्रत्यय। ठीक है ना। भू जोड़ भूति में कौन प्रत्यय है? भू जोड़ कतिन प्रत्यय। राइट। 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? भू जोड़ कतिन प्रत्यय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। व्याघ्र पथिक, ये बुक का क्वेश्चन है, अब बना सकते हैं बुक का क्वेश्चन, सिंपल है। बुक पर कुछ जोड़ दीजिए। व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम है? तो व्याघ्र पथिक कहानी पढ़े होइएगा। लोभ के बारे में बताया। किसके बारे में बताया गया है? तो लोभ के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। वही जो पंडित जी रहता है, लोभ जो सोने का कंगन वाला है ना, व्याघ्र पथिक कथा का है, तो उसमें लोभ के बारे में बताया गया है। याद होगा आप लोगों को। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो मित्र लाभ खंड नामक खंड से लिया गया। किससे लिया गया है? मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ये व्याघ्र पथिक कथा जो है हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। अगला क्वेश्चन, सुनु रे पांथ कौन बोलता है? बाघ बोलता है। सुन रे पांथ, सुनु रे पांथ, प्रागेव यवन दशा मृत्यु दरित आसम। यह किसकी युक्ति है? किसकी युक्ति? कौन बोलता है? सुन रे पांथ, सुनिए हे पथिक। क्या कहते हैं कि मैं जब मैं यौवन जब युवा था
तो मेरा क्या होता, मैं बहुत ही दुर्गति और ये मतलब बहुत ही लोगों क्या किया था, मैं अत्याचार किया था। जो बात बताता है, कहानी अपने बारे में बताता है। तो ये बात कौन कहा है, सुनो रे पांथा पथिक। तो ये कौन बोलता है, तो बाघ बोलता है। कौन बोलता है, बाघ ही बात बोलता है। किसी प्रकार से बाघ क्या करता है, उस पथी को अपने अंदर अपने ओर आकर्षित करने का काम करता है अपने बातों से। और एक लोभी जो होता है क्या, एक पथिक होता है, उसके बातों में आकर के फंस जाता है। क्या होता है, बाद में मारा जाता है वो, लोभ के कारण, सोना के कंगन के कारण। अगला, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है, पढ़े होइएगा। तो कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। किसके पक्ष से युद्ध करता है, कौरव के पक्ष से युद्ध करता है कर्ण। सिंपल है, बुक का क्वेश्चन है। अगला, महतरम भिक्षा याचे, आपको कौन सा बारा भिक्षा चाहिए, महतरम भिक्षा याचे, मुझे बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। यह किसकी युक्ति है, महतरम भिक्षा याचे। कर्ण बोला, शक्र बोला, शल्य बोला, इनमें से कोई नहीं। कौन कहता है, महतरम भिक्षा याचे, कौन बोलता है ये बात, तो ये बात बोलता है शक्र। वही जो आता है कौन, वही जो क्या नाम रहता है उनका, महतरम भिक्षा, कर्ण है, शल्य है, शक्र। शक्र बोलता है महतरम भिक्षा, मुझे बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दान वीरता पाठ रचनाकार कौन है, तो कर्णस्य दान वीरता, तो कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है, भास है। कौन है, भास है। कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो भास है। 78 का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भास के द्वारा लिखा गया ये कर्णस्य दान वीरता है। अगला क्वेश्चन है 78 के बाद 79, निरीक्षणम पद का संधि छेद क्या होगा, निह जोर इक्षणम। निरीक्षणम पद का संधि छेद में से क्या होगा, नीर जोर इक्षणम। निरीक्षणम, नीरा जोर इक्षणम, नीरा तक खैर होगा नहीं, नीरा नहीं होगा। निस जोर इक्षणम, निस से नीर नहीं बनता है, ये भी नहीं होगा। नीर जोर इक्षणम एक है, निह जोर इक्षणम, निह जोर क्या होगा, इक्षणम, तो निह जोर इक्षणम होगा। विसर्ग संधि है, निह से क्या बन गया, र बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर होगा। नीर डायरेक्टर नहीं होगा, नी जोर इक्षणम, निरक्षणम होगा। महर्षि, महर्षि महाजोर ऋषि में कौन सी संधि हुई है, तो महाजोर ऋषि क्या होगा, देख लेते हैं। महर्षि पद में कौन सी संधि हुई है, आइए। महर्षि में, महर्षि जो बनाते हैं महाजोर, महाजोर ऋषि, ठीक है ना। तो आ है, यहाँ पर क्या लिखा है, आ, यहाँ पर क्या है, री है। तो आ के बाद री क्या होता है, और लिखाता है, क्या होता है, और। तो इसको हम, और जो किस में आता है, स्वर संधि में आता है। कौन आता है, स्वर संधि। स्वर में कौन संधि, दीर्घ तो होगा नहीं, दीर्घ भी नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, वृद्धि। दीर्घ में क्या होता है, उसी शब्द के देखेंगे तो अ में अ जुड़ता है, ई में ई जुड़ता है, यानी वही आ बन जाता है, इसमें बड़ी ई बन जाता है। इसमें ए आई के बाद क्या आता है, ए ओ और आता है ना। अ आ के बाद क्या आता है, इसमें गुण संधि का बताना होगा। तो इसमें मतलब अ और आ, और अ आ के बाद क्या आता है, इसमें अ आ के बाद ए आता है, ए आता है, और री आता है। क्या आता है, री। तो इसमें क्या है, री है आ के बाद, इसलिए क्या है, गुण संधि हो जाएगा। इसमें अगला देखते हैं, ज्ञा धातु के लोट, ज्ञा धातु से क्या बनता है, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप में से क्या है, तो ज्ञा धातु, ज्ञा से क्या बनता है, जानाति। ज्ञा से न ज्ञाति नहीं बनेगा, अज्ञानता भी नहीं बनेगा, जानातु भी नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर होगा जानाति होगा। ज्ञा धातु से क्या बनता है, जानातु बनता है। क्या बनता है, जानातु। देही किस लकार का रूप है, देही। देही जो है आपको याद रखिएगा, देही जो है लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। देही जो है किस लकार का है, देही जो है आपको ये लोट लकार में आता है। देही जो क्या है, आपको लकार भी आपको याद करना पड़ेगा। देही जो क्या है, लोट लकार है। 82 83, परोपकार का विग्रह क्या होगा, परोपकार, परोपकार का विग्रह क्या होगा, विग्रह क्या होगा, परम उपकार नहीं होगा, परस्य उपकार भी नहीं होगा, परे उपकार भी नहीं होगा, पराय उपकार। परोपकार का क्या होगा आपका, है ना, तो इसका होगा पराय उपकार। परोपकार का क्या होता है, विग्रह पराय उपकार होगा। पानी पादम, पानी पादम यानी पानी मतलब होता है हाथ, पादम मतलब पैर, किस समास का उदाहरण है, तो पानी पादम जो होगा आपको कमधार्य नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, यहाँ पर देखिए पानी पादम है,
पानी मतलब क्या होता है यहाँ पर, हाथ होता है, और पादा मतलब पैर। तो हाथ पैर किस में आएगा, द्वंद्व समास में आएगा। किस में आएगा, द्वंद्व समास में आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85, विद्यालय का विग्रह में से कौन सा होगा। तो विद्यालय आपको संधि विच्छेद नहीं है, संधि विच्छेद रहता तो विद्या जोड़ आलय होता है ना, लेकिन संधि आपसे नहीं पूछ रहा, आलय विद्या गलत है, विद्यालय के विद्यालय गलती है, विद्याया आलय यानी विद्या के लिए आलय, विद्याया है ना, बलकाया विद्याया आलय मतलब विद्या के लिए आलय। तो क्या होगा विग्रह आपका विद्याया आलय, राइट आंसर यही होगा। लेकिन संधि रहता तो विद्या जोड़ आलय होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि विद्या आलय हम मार देंगे, ये गलती हो जाएगा। आपका विग्रह पूछ रहा है तो विद्याया आलय होगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। तो अशांति के बारे में किस पाठ में है, तो अशांति के बारे में विश्व शांति चैप्टर में, बुक में, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अशांति के निवारण के बारे में किस चैप्टर में है, तो विश्व शांति चैप्टर में आपका है, बुक का सिंपल क्वेश्चन है। वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है। तो वैर किससे बढ़ता है, तो वैर जो है जब स्वार्थ कीजिएगा ना तो आपको दुश्मनी बढ़ने लगेगा। वैर बढ़ाने वाले में से कौन सा है, जब आपका स्वार्थ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, जब ये स्वार्थ बढ़ा तो आपको दुश्मनी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, वैर बढ़ने लगेगा। शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र जो होता है पढ़ने लिखने वाला शास्त्र क्या करता है, मानव के लिए करता है कर्तव्य के बोध, छात्र के लिए करता है, दानवों के लिए करता है, पशुओं के लिए करता है। आप लोग बताइए, बहुत सिंपल है। तो शास्त्र जो है मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में क्या करता है, बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए 89, अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। तो अशांति के किनारे कौन दिखते हैं, पढ़े होइएगा, कौन दिखते हैं, तो पूरा दुनिया दिखता है, पूरा संसार दिखता है। अशांति के किनारे कौन दिखता है, सागर किनारे, तो पूरा संसार दिखता है। अगला, पिंगल जो है किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। पिंगल, पिंगल क्या रचना करते हैं, तो छंद, छंद के रचयिता है, क्या है, छंद के आचार्य प्रवर्तक है। पिंगल जो है किस वेदांग शास्त्र का प्रवर्तक है, आचार्य, तो छंद का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 के बाद 91, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। याद कर लीजिए, पूछा जाता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य पराशर है, क्या है, पराशर है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, पराशर है। धनेश का संधि विच्छेद निम्न से कौन है। धन ऐसा, धन जोड़ ईसा होगा, धन जोड़ ईसा, धन जोड़ ऐसा नहीं होगा, धन जोड़ ऐसा नहीं होगा, धन जोड़ नेसा, ये तो बिल्कुल गलती है। धन जोड़ ईसा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा। धनेश का संधि क्या होगा, धन जोड़ ईसा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92 93, एधी में मूल धातु क्या है। एधी, ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है। तो एधी में जो मूल धातु क्या है, अस्था, अस्त, अस्ति, अस। एधी में जो मूल धातु है, एधी में मूल धातु क्या है, तो एधी में अस मूल धातु, याद कर लीजिए इसको, एधी में मूल धातु क्या है। ये हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये अस धातु है इसमें। समास किए गए पदों को कहते हैं, क्या बोलते हैं, समास किए गए पदों को, तो समास किए गए पदों को सामसिक पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समासिक पद। समास किए हुए पद को क्या बोलते हैं, समासिक पद बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94 95, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्रिया विशेषण में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है, याद कर लीजिए इसको। स्वस्ति, स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है। स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है 97, आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण है। आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण है। तो ये भी है आपका, देख लीजिए, आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण क्या है। स सर्पात बिभेति, पात्रे वर्ते जलम, सीतारमेन स गच्छति, अहं पुस्तकम पठामि। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बताइए क्या होगा, आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पात्रे वर्तते जलम, याद रख लीजिए ये सब, ठीक है ना। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण क्या है, पात्रे वर्तते जलम। निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग सिंपल है, तो निस उपसर्ग, दुस उपसर्ग, निर उपसर्ग, दुर उपसर्ग।
दूर उपसर्ग भी होता है ना, निस भी होता है, दुस भी होता है, लेकिन नीर उपसर्ग नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं पूछ रहा है, इसमें हलंत नहीं वाला है, वही आपका क्या है, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीर उपसर्ग, क्योंकि इसमें हलंत नहीं दिया हुआ है, इसीलिए क्या है, अलग हो जाएगा, लेकिन ये सब उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, निवर्त्य में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, निवर्त्य में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो निवर्त्य में क्या है, आपको लेप प्रत्यय है, क्या है आपका, निवर्त्य में लेप प्रत्यय है, याद कर लिए, निवर्त्य में कौन प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। साध नियत में कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो साध नियत में कौन सा, तो साध्य बनेगा, क्या बनेगा, साध्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, साध जोड़ नियत में कौन सा प्रत्यय है, साध्य बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन। इसके बाद नीचे है, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसमें अपठित गद्यांश है, ठीक है ना। यहाँ तक हम बनाए हैं 100 क्वेश्चन, इसमें से लगभग 70 क्वेश्चन आपको हार्ड रहा, या 70 क्वेश्चन ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, और 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड रहा होगा, जो प्रत्यय से था, जो व्याकरण से था। लेकिन इसमें बुक से जो भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही सब क्या है, सिंपल है, पढ़े होइएगा तब। लेकिन व्याकरण से जो 30 क्वेश्चन था थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगा होगा, नहीं पढ़े होइएगा, है ना। लेकिन आपको तो बनाना है कितना, मात्र 85 क्वेश्चन बनाना है। तो आप दोनों को मिला करके बना कर देखिए ईमानदारी पूर्वक कैसे कितना क्वेश्चन नंबर आता है। अगर आपका 50 नंबर से 60 नंबर आ जाता है, बनाना तो 50 ही है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 60 आना चाहिए, आपको एकदम छांटना है उसमें, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, देख ही लिए होइएगा पूरा। और मिलते हैं फिर से इसका दूसरा कोई पार्ट में हम, है ना। तो फिर कल प्रत्यय या उपसर्ग लेकर, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लेकर के आते हैं, उसको जरूर देखिएगा। और मुझे प्ले लिस्ट में बना हुआ बहुत सारा वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी हम फिलहाल पूरा जो बुक जो होता है उसका नहीं बता रहे, मतलब कि जो स्पेशल जो क्वेश्चन जो एग्जाम में कैसे बनता है उस पर हम फिलहाल अभी टॉपिक लेकर आ रहे हैं। इस प्रकार नेक्स्ट सेशन में तो हम पूरा फुल सिलेबस के साथ आएंगे ही। फिलहाल अभी आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कैसे बनाना है उस पर हम चर्चा करें, ठीक है ना। यहाँ तक देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।